ये वीडियो हम आपके लिए केमिस्ट्री का दूसरा बेसिक पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक की मदद से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है, और उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से आप ये भी जानेंगे कि वो परमाणु आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि उस परमाणु की पोजीशन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से पता चल जाएगी। और तीसरी चीज, आप उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से ये जानेंगे कि उस परमाणु की संयोजकता कितनी है। तो ये सब चीजें आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। इस वीडियो से पहले भी मैंने आपके लिए केमिस्ट्री की एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी दी गई है। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल जैक सर पर विजिट करके देख सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ बढ़ने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छी तरह से समझने से पहले, उसकी कुछ बेसिक चीज़ों को आइए हम समझ लेते हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इसे समझाने के लिए मैं आपके लिए एक क्लोरीन का परमाणु ले रहा हूं। और आपको मालूम है कि क्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल l, और परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार 35 होता है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं या किसी भी परमाणु का स्ट्रक्चर बनाएं तो किस तरह से बनाया जाता है, उसका पहले नाभिक लिखेंगे, नाभिक बनाएंगे। और नाभिक को प्लस से दिखाते हैं क्योंकि नाभिक पॉजिटिव होता है, और इसमें यानी पॉजिटिव यानी धनावेशित होता है। और ये जो प्लस है यही प्रोटॉन है, ये समझ लीजिए आप। तो कितने प्रोटॉन हैं? जितने परमाणु क्रमांक होते हैं परमाणु में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक प्लस का सिंबल बनाया है, मगर आप समझ लीजिए यहाँ पर 17 प्लस के सिंबल बने हैं, यानी 17 प्रोटॉन हैं यहाँ पर। मगर सिर्फ मैंने एक सिंबल से दिखा दिया है, तो आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पे 17 प्रोटॉन है। उसके बाद इसकी कक्षा बनाते हैं। तो पहली कक्षा इसके चारों ओर बना दी। अब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे हम भरेंगे, इसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में भी, यहाँ भी बता दे रहे हैं। 2n² होता है, तो n की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा, 1 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 ही आएगा। यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हमने भर दिए। उसके बाद हमें 17 भरने हैं, 2 भर चुके हैं, 15 बचे। तो अब हम दूसरी कक्षा बनाते हैं। दूसरी कक्षा में हमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? दूसरी कक्षा के लिए n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8, यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हम भर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरे में 8, 2 और 8 10 हो गए, लेकिन भरने 17 हैं, इसलिए हम तीसरी कक्षा बनाएंगे। तीसरी कक्षा हम बनाते हैं। अब तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कैसे चेक करेंगे? यहाँ n की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, 9 दूना 18, यानी तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मगर हम 18 नहीं भरेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भर चुके हैं, दूसरी कक्षा में 8, पहले में 2 और दूसरे में 8, 8 और 2 10 हो गए, और भरने कितने हैं? 17 टोटल हैं, 10 भर चुके हैं, तो 7 बचे, यानी कि हम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 17 भर दिए। पहले में 2, दूसरे में 10 और तीसरे में 7, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरी कक्षा में हमने सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन भरे, इसलिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद चौथी कक्षा में जाएंगे। तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आपने इलेक्ट्रॉन देखा इन कक्षाओं में इस तरह से होते हैं, ये बात आप समझ गए। अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो कक्षा बनी है, इन कक्षाओं को कक्षा कहिए आप, या फिर आप इसे कोष कहिए, या फिर उपकोष कहिए, ये भी बात आप समझ गए। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से पड़े हुए हैं, इन कक्षा को अगर आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझें, इस कक्षा को 2 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि ये गली है आपके मोहल्ले की। तो आपके मोहल्ले की पहली गली, और पहली गली में कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं पहली गली में? 2 लोग रहते हैं। और दूसरी गली आपकी ये है, आपके मोहल्ले की दूसरी गली, और दूसरी गली में
8 लोग रहते हैं, हमने 8 लोगों को इस तरह से दिखा दिया बूंदी बना के। उसके बाद आपके घर मोहल्ले की तीसरी गली, और तीसरी गली में 7 लोग रहते हैं, हमने बूंदी से दिखा दिया 7 बूंदी बना के, 7 पॉइंट 7 डॉट बनाकर कि इसमें 7 लोग रहते हैं तीसरी गली में। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो गली में ऐसे ही इधर उधर बैठे रहते हैं या इधर उधर पड़े रहते हैं, ऐसा तो मतलब है नहीं। वो इंसान अपने घर में रहते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जिस भी तरह के इंसान होंगे, अपना अपनी हैसियत के हिसाब से अपना घर, चाहे झोपड़ी हो चाहे जैसा भी घर इंसान का हो, चाहे जैसा पैसा होगा वो उस हिसाब से इंसान घर बनाएगा अपने लिए और उस कमरे में रहेगा, अपने घर में रहेगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो हैं इन कक्षाओं में इस तरह से बिखरे हुए नहीं पड़े होते हैं, इनके भी एक घर होते हैं और उन घरों के अंदर रहते हैं, और इनके घरों के नाम हैं। इनमें 4 तरह के घर होते हैं। किस तरह, उनके क्या नाम है? एक एस, पी और डी और एफ, 4 तरह के घर होते हैं। पूरा नाम आप सुन लीजिए इनके घरों के: एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ये 4 तरह के घर होते हैं। लेकिन पहली कक्षा में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, दूसरी में एस और पी ऑर्बिटल होता है, तीसरे में एस, पी और डी ऑर्बिटल होता है, चौथे में एस, पी, डी और एफ भी होता है। 5वीं कक्षा होगी तो भी एस, पी, डी, एफ चारों होंगे। 6ठी कक्षा होगी तो भी एस, पी, डी, एफ चारों होंगे। 7वीं होगी तो भी एस, पी, डी, एफ चारों होंगे। पहली में सिर्फ एस, दूसरे में एस और पी, तीसरे में एस, पी, डी, और चौथे के बाद से जितने भी आप आगे बढ़ेंगे एस, पी, डी, एफ चारों तरह के घर होंगे। ये आप समझ लीजिए। इसको एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल कहा जाता है, और इन ऑर्बिटलों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु का नाभिक पॉजिटिव होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वो निगेटिव होते हैं, माइनस का चार्ज होता है, और अपनी कक्षाओं में होते हैं। और अपनी कक्षाओं के अंदर इन ऑर्बिटलों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से भरा जाता है, आइए मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। एस ऑर्बिटल इस तरह से बनाया जाता है, एक कमरे का ऐसा घर होता है, इसको एस ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पी ऑर्बिटल जो होता है वो 3 कमरे का होता है, इसको इस तरह से बनाते हैं, 1 और 2, 3 कमरे का होता है, इसको पी ऑर्बिटल कहते हैं। फिर आती है बात डी ऑर्बिटल की, और डी ऑर्बिटल 4 कमरों का होता है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कमरों का जो होता है उसको क्या कहते हैं? डी ऑर्बिटल कहा जाता है। फिर एफ ऑर्बिटल की बात आती है, इसमें 7 कमरे होते हैं, और इसको किस तरह से बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। तो 7 कमरों का जो घर होता है इसको क्या कहा जाता है? एफ ऑर्बिटल कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर हम आपको ये चीज दिखा नहीं सकते, ये आप अपने माइंड में ज्यूम करके समझ लीजिए कि इस तरह से ऑर्बिटल होते हैं इन कक्षाओं में, और उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो किस में भरे जाएंगे? एस में भरे जाएंगे, एस ऑर्बिटल में। तो उसको इस तरह से भरा जाता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भरते हैं, तीर के द्वारा। तीर बनाते हैं, या ऊपर की तीर बना दीजिए, चाहे आप नीचे की तीर बना दीजिए, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों को इसमें दिखा सकते हैं, ठीक है। तो तीर अगर ऊपर है ऊपर रखिए, नीचे है आपका मन तो नीचे रखिए, या फिर आप आधी तीर से भी दिखा सकते हैं, इस तरह से आधी तीर बना के भी आप दिखा सकते हैं, चाहे जिस तरह से दिखा दीजिए। इस जो नोक होती है तीर की, इसको स्पिन कहा जाता है। ये अगर स्पिन आप भर रहे हैं सबसे पहले ऊपर, तो हमने ऊपर भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसके बाद एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भरते, उसकी पिन नीचे की तरफ होती, ठीक है, उसकी नोक जो है वो नीचे की तरफ होती। अब हम पी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसमें किस तरह से भरा जाता है ये देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल में भरना है, तो आप इसे भरेंगे। ऊपर का तीर अगर आपको रख दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे का रखने का मन था, आप नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं पी ऑर्बिटल में भरने के लिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे नहीं भर सकते, यहाँ पे नहीं भर सकते, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भरेंगे। ये नहीं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर भर दिया तो गलत हो जाएगा, ये तरीका नहीं होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपको भरना है तो आप बगल वाले में भरेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से भरेंगे। और तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर है पी ऑर्बिटल में भरना है तो वो भी आप इस तरह से भरेंगे। और यहाँ पे एक चीज मार्क करने वाली बात ये भी है, इसकी जो नोक है हमने ऊपर की तरफ रखी है, तो बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे उन सब की नोक ऊपर की तरफ होगी। अगर आपने पहले इलेक्ट्रॉन की नोक नीचे की तरफ रख दी है तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी नोक नीचे की तरफ रखनी होगी। ये बात आप समझ गए। 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है और पी ऑर्बिटल में ही भरना है, तब आप चौथे
इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे नहीं भर सकते, उसको आप यहाँ भरेंगे और उसकी नोक नीचे की तरफ रखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन की नोक ऊपर और दूसरे की नीचे की तरफ। पहले जब आप भरेंगे तो उन सभी की नोक देखिए ऊपर है, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी कमरे में आता है तो उसकी नोक उसके उल्टी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे इस तरह भरेंगे, छठा इस तरह से भरेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका है। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देख लीजिए और आपका मन है कि आप पहले भैया उसकी नोक को नीचे रखना चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, आप भर सकते हैं आराम से। तो आप नीचे की नोक भर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन था तो आपने यहाँ भरा, 2 था तो यहाँ, 3 है तो यहाँ। इस तरह से आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। जब ये पूरे एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे टोटल डी ऑर्बिटल में भरने के लिए। तो छठा इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर भरेंगे, आके यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट से फिर आप राइट में जाएंगे, आपके पास और इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन थे तो आप यहाँ पे 7वां इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5 और 2 7 हो गए। आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते तो आप यहाँ पे भरेंगे। ये नहीं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लिख दिया या यहाँ लिख दिया और ये ऐसे ही खाली पड़ा है, ऐसा नहीं। लेफ्ट से राइट में आप जाएंगे भरते हुए, ठीक है, ऐसे लेफ्ट से राइट में। तो आपने पिन देखा, एक ऊपर एक नीचे, हर एक कमरे में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी पिन स्पिन जो होगी वो अपोजिट होगी एक दूसरे की, ये बात आप समझ लीजिए। और पहला इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो उनकी स्पिन एक ही तरह की होनी चाहिए, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। लेकिन इस तरह से भरेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7। ये खाली आप समझ लीजिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि हम क्या समझा रहे हैं, खाली आप इसको बिल्कुल इजी माइंड से इसको देखते रहिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, खाली इसको बस एक बार देख लीजिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको फिर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 कमरे होते हैं एफ ऑर्बिटल में। और अगर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास और उसे एफ ई ऑर्बिटल में भरना है तो आप यहाँ पे भरेंगे, फिर आप यहाँ भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन है आपके पास, फिर यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी परमाणु के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी और एफ नाम के। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, उसे इस तरह से बनाया जाता है। हर ऑर्बिटल में इस तरह के कमरे होते हैं। एस ऑर्बिटल में 1 कमरा, पी ऑर्बिटल में 3 कमरे हैं, डी ऑर्बिटल में 5 और एफ ऑर्बिटल में 7 कमरे हैं। और हर एक कमरे में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है, ये भी बात आप समझ गए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। अब आप एक चीज ये भी समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या फिर एफ ऑर्बिटल हो, वो अगर आधा भरा हुआ है तो वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है। या फिर वो ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट भरा हो तो वो भी स्थायी होता है, वो भी स्टेबल होता है। आइए आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लीजिए पी ऑर्बिटल में कि मैं सारे इलेक्ट्रॉन मिटा दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब मैं केवल आपको पी ऑर्बिटल समझा रहा हूं, आप ये सारे ही इसी तरह से समझ लीजिएगा। ये स्टेबल कब होगा, ये स्थायी कब होगा, केवल आप बिल्कुल इजीली आप इसको केवल देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पी ऑर्बिटल में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है तब ये स्थायी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी ये स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए यानी कि पी ऑर्बिटल अब आपने देखा आधा भर गया है, 1-1 इलेक्ट्रॉन सारे ही कमरे में है और ये पी ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, ये अब स्थायी हो गया है और ये स्टेबल हो गया है। इतनी चीज आप खाली समझ लीजिए। या फिर अब इसमें पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और होता, 4 होते, तब ये स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, मान लीजिए होता, हम भर देते इसमें, तब भी ये स्थायी नहीं है। पी ऑर्बिटल ये स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और होता, मान लीजिए सारे के सारे भर गए इस तरह से पी ऑर्बिटल, तब ये स्थायी हो गया, ये स्टेबल हो गया। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि कोई भी ऑर्बिटल हो, एस पी डी या फिर एफ ऑर्बिटल, वो अगर आधा भरा हो तो भी स्टेबल है, तो भी स्थायी है, या फिर पूरा भरा हुआ है कंप्लीट तो वो भी स्थायी है, वो स्टेबल है। ये चीज आप समझ गए। अब आपके सामने स्क्रीन पर है अफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है, उसका नियम आपके सामने है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी इस वीडियो में जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा, तब आप साथ ही साथ में जब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तब आप इस
ऑफ-बाउ नियम को भी साथ साथ में देखते रहिएगा ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक पीरियोडिक टेबल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कहीं भी से भी अपनी किताब में खोलकर उस पीरियोडिक टेबल को बैठे रहिएगा। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा, जहां भी जरूरत पड़ेगी आप उस पीरियोडिक टेबल को भी देखते रहिएगा। और आपने ऑफ-बाउ नियम का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और आपको सिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर दिखाऊंगा कि उसे किस तरह से लिखा जाता है। आप पूरे 1 से लेकर 30 तक सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑफ-बाउ नियम का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो मैंने आपको वीडियो में दिया था। और आप अपने पीरियोडिक टेबल भी खोल कर रखिएगा या फिर जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसे भी साथ ही साथ में देखते रहिएगा जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने स्क्रीनशॉट ऑफ-बाउ नियम का और पीरियोडिक टेबल का होगा या फिर आप उसे देख रहे होंगे साथ ही साथ में, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है हाइड्रोजन और इसका परमाणु क्रमांक है 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऑफ-बाउ नियम में सबसे पहले देखेंगे, जो तीर जा रही है वो 1s के तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और s लिखेंगे, यानी कि 1 मतलब पहला आवर्त और s मतलब s ऑर्बिटल। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और s ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब यहाँ दूसरा एलिमेंट है हीलियम। हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 परमाणु क्रमांक, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? आप ऑफ-बाउ नियम में देखेंगे पहली तीर किसके तरफ जा रही है? 1s के तरफ। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, s लिखेंगे। 1 का मतलब है पहला आवर्त, आवर्त सारणी में। s मतलब s ब्लॉक कहिए, और आवर्त सारणी में अगर कहेंगे तो s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक कहा जाता है। लेकिन जब आप परमाणु के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब यहाँ पे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और d और f ऑर्बिटल कहा जाता है। ये बात आप समझ गए। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। s ऑर्बिटल में कम से कम 1 भर सकते हैं, वो हमने 1 इलेक्ट्रॉन था तो इस तरह भर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन है तो s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर देंगे। बात कंप्लीट हो गई। अगर लिथियम परमाणु है और उसमें 3 परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह लिखेंगे? आप ऑफ-बाउ नियम में देखेंगे पहली तीर जा रही है 1s के तरफ, तो 1s लिखेंगे। और 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद आप ऑफ-बाउ नियम में देखेंगे 1s के बाद तीर जाता है 2s में, तो हम यहां लिखेंगे 2s लिख दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो ऊपर नंबर लिखा है ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, 3 है टोटल, तो 1 हम यहां लिख देंगे। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इसका क्या मतलब है? ये 1 मतलब आवर्त सारणी में पहला आवर्त, आवर्त सारणी में दूसरा आवर्त। ये ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे आवर्त के s ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे देखिए चौथा 4 है, तो यहाँ पे ऑफ-बाउ नियम में आप देखते रहेंगे पहला s में तीर जा रहा है तो लिख दिया, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 मैक्सिमम भर सकते हैं, 2 हमने यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर तीर किस में जा रही है ऑफ-बाउ नियम पे? आप देखेंगे 2s पर, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, s लिख दिया। और s में आपको मालूम है 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहां भी हमने 2 भर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 4 ही थे, कंप्लीट, काम खत्म। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बेरिलियम का लिख दिया। अब बोरान का देखते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफ-बाउ नियम में आप साथ ही साथ देखते रहेंगे पहले तीर 1 पे, 1s है, 1s लिख दिया। s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद फिर तीर जा रही है ऑफ-बाउ नियम में 2s के तरफ, तो 2s लिख दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 होते हैं, 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, मगर हमने 2 और 2 4 ही लिखा है, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ऑफ-बाउ नियम में आप देखेंगे 2s के बाद तीर जाता है आपका 2p में, 2p में जाता है तो 2p लिखेंगे। 2p के बाद 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसमें p में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, और p में 1 यहाँ आ गया। अब छठा कार्बन में देखिए, तो इसी तरह 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2p
पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 यहाँ भर चुके हैं, 2 यहाँ भर चुके हैं, 2 2 2 4 हो गया। तो बचा यहाँ पे कितना भरना है, यहाँ टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 भर चुके हैं, 2 बचे हैं तो 2 यहाँ भर देंगे। इस तरह से ये p जो है 6 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब मैं फटाफट लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p 3, क्योंकि 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लिख देंगे 1s2 2s2 2p 4। यहाँ देखिए 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन है। हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। इसका देखिए 1s2 2s2 2p 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, और यहाँ पे कितने भरेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखेंगे, आप बाउंड नियम में आप देखते रहेंगे 1s2 2s2 2p 6। तो इस तरह से हमने इसका लिख दिया। अब आपको पता करना है कि ये एलिमेंट आवर्त सारणी में कहां पर रखा हुआ है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से आप पता करेंगे कि इस एलिमेंट का संयोजकता कितनी है। ये भी चीज आप इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से जान जाएंगे। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, और इसके पहले जो नंबर लिखा होता है ये नंबर है आवर्त। आवर्त सारणी में ये आवर्त है, यानी पीरियड है। जो बेड़ी बेड़ी लाइनें होती हैं वो नंबर ये लिखा हुआ है 1, यानी पहली जो नंबर है ये पहले आवर्त में रखा हुआ है। कहाँ रखा है मैं नहीं मालूम, ये s ऑर्बिटल में रखा है, s है आखिरी में, तो यानी कि पहले आवर्त में s ऑर्बिटल में रखा है और पहले वर्ग में रखा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन है आखिरी में इसके ऊपर, यानी कि ये आवर्त सारणी में पहला आवर्त में s ब्लॉक में पहले वर्ग में रखा है। आप समझ गए इसकी पोजीशन। हीलियम की पोजीशन अगर आप देखिए तो इसको रखना चाहिए, ये एक अपवाद है, इसको आप ना देखिए, यहाँ पर इसको ना देखिए, क्योंकि मगर मैं आपको बता दे रहा हूं इसको होना कहां पर चाहिए। इसको पहले आवर्त में s ब्लॉक में और दूसरे वर्ग में होना चाहिए। लेकिन आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो ये हीलियम जो है आपको सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ दिखाई देगा आवर्त सारणी में। अगर आप इस हिसाब से देखिए तो वो गलत पोजीशन पर रखा हुआ है। सिर्फ हीलियम की पोजीशन वहां पर गलत है, लेकिन हीलियम s ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हीलियम को आप छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट आप देखिए। लिथियम में आखिरी वाला जो है ये कक्षा जो है, इसकी जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर जो होता है 1 के बाद 2 दूसरा नंबर है, तो ये दूसरे आवर्त में रखा है, s ब्लॉक में रखा है, पहले वर्ग में रखा है। बेरिलियम कहाँ रखा है, सबसे लास्ट में आप देखिए, सबसे लास्ट में 2 है, यानी दूसरे आवर्त में s ब्लॉक में दूसरे वर्ग में रखा है। ये बोरान देखेंगे आप तो सबसे लास्ट में 2 नंबर लिखा है, तो यानी कि दूसरे आवर्त में है और p ब्लॉक में है, और p ब्लॉक के पहले वाले वर्ग में रखा हुआ है ये। ठीक है, तो p ब्लॉक आपको सबसे लास्ट में दिखाई देगा। तो p ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं खड़े खड़े, 6 वर्ग में p ब्लॉक के पहले वाली वर्ग में रखा हुआ है, दूसरे आवर्त में p ब्लॉक में पहले वर्ग में। तो इसी तरह से आप किसी का भी देख सकते हैं। सबसे लास्ट वाला नंबर देखिए, ये दूसरे आवर्त में p ब्लॉक के दूसरे वर्ग में, दूसरे आवर्त में p ब्लॉक के तीसरे वर्ग में, दूसरे आवर्त में p ब्लॉक के चौथे वर्ग में, दूसरे आवर्त में p ब्लॉक के 5वें वर्ग में, दूसरे आवर्त के p ब्लॉक के 6ठे वर्ग में रखा हुआ है ये एलिमेंट। तो आपने इस तरह से समझ ली कि इसकी पोजीशन क्या है, आवर्त सारणी में कहां पर रखा हुआ है। अब देखिए आप इन्हीं की संयोजकता कैसे निकालेंगे, इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। आप ये जो इसके लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 2 होगी, अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसकी संयोजकता 3 होगी, अगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में तो उसकी संयोजकता 4 होगी, अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट में 5 6 7 या 8 हैं तो आप उसकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप इस तरह से निकालेंगे। अभी मैं दिखाता हूं आपको। हाइड्रोजन की संयोजकता लास्ट में 1 है तो इसकी संयोजकता 1, हीलियम में आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 नहीं होगी, इसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि ये एक अपवाद है। अगर किसी भी परमाणु के बाहर की पहली कक्षा ही बाहर की कक्षा है तो वो एक स्थायी परमाणु होता है,
देखिए इसमें एस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये एक स्थायी है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। ये नोबल गैस होती है, इसीलिए नोबल गैसों के साथ में आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में ऊपर रखा होता है। तो इसकी बात छोड़ दीजिए, इसकी संयोजकता जो है कितनी होगी, 0 होगी, और बाकी इसकी 1 होगी। इसकी बात आप छोड़ दीजिए, ये एक अपवाद है, ये आवर्त सारणी में एस ब्लॉक का एलिमेंट होते हुए भी सबसे किनारे रखा है, और इसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए, मगर 2 नहीं है, इसकी संयोजकता 0 होती है, क्योंकि एक निष्क्रिय गैस है, क्योंकि ये इसका जो ऑर्बिटल है पूरा भरा हुआ है, ये एक स्थायी है, स्टेबल है, इसलिए निष्क्रिय है। इसकी बात छोड़ दीजिए। लिथियम में अगर आप देखेंगे तो लिथियम में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरा नंबर में सबसे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 1। दूसरे वाले में सबसे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 होगी। 2 यहां भी लिखा है, 2 यहां, यानी 2 आवर्त, दूसरे आवर्त में ये पूरा है, ये दूसरी कक्षा पूरी है, इसको मिला के पूरी दूसरी कक्षा है। तो ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3। ये दूसरी कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लीजिए आप, तो 3 आएगा, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। दूसरी वाली कक्षा में 2 नंबर 2 नंबर, ये दूसरी वाली कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 होगी। इसकी संयोजकता अगर आप निकालें तो इसमें 2 और 3 कितना है, 5 है, लेकिन अगर 1 होता तो 1 संयोजकता 2 है, तो 2 संयोजकता 3 होता, तो 3 संयोजकता 4 है, तो 4 संयोजकता होती। लेकिन अगर 5 है तब आप 8 - 5 करेंगे, एन की जगह पे वो नंबर रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 6 7 या 8 है तो 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो यहाँ 5 रखेंगे, 8 में से 5 घटाइए तो कितना आया, 3। इसका मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। ऑक्सीजन की अगर आप निकालिए तो लास्ट में देखिए 4 और 2 6 है, 6 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आया, यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। फ्लोरीन की अगर आप निकालेंगे तो 2 और 5 7 है, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आया, यानी फ्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। नियॉन की अगर चेक करें तो 2 और 6 8 हो गया, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आया, यानी नियॉन की संयोजकता 0 होगी। तो आप समझ गए कि इन एलिमेंट को आवर्त सारणी में कहां पर रखा गया है, पोजीशन चेक करना सीख गए और इसकी संयोजकता सीख गए। आइए अब और 10 एलिमेंट को लेते हैं, उसे भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब आपके सामने 11 से लेके 20 तक परमाणु क्रमांक के एलिमेंट लिखे हुए हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैं आपको सिखाऊंगा अफबाउ नियम के अनुसार। देखिए किस तरह से लिखना है। पहला एलिमेंट है सोडियम और इसका परमाणु क्रमांक है 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 ही होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिखेंगे, अफबाउ नियम में देखेंगे। सबसे पहले तीर किस में जा रही है, 1s में, तो 1s लिख दिया और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, तो हमने 2 भर दिया। उसके बाद तीर किस में जा रही है, 2s में। आप देखते रहिए अफबाउ नियम को साथ में, तो 2s आ गया और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 भर दिया। 11 भरने हमको ध्यान रहे, तो 2 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। 2s के बाद अगर अफबाउ नियम में आप देखेंगे तो 2p में इलेक्ट्रॉन 2p की तरफ तीर जा रही है और p में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 ये हो गए, 2 ये, 2 और 2 4 और 4 और 6 कितने हो गए, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं, 11 हमें भरने हैं। आप अफबाउ नियम में देखेंगे 2p के बाद वो जो तीर है कहां जा रही है, 3s के तरफ जा रही है। जब इसका कंप्लीट हो गया तो 3s के तरफ तीर जा रही है, तो 3s हमने लिख दिया। 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमें टोटल 11 भरने हैं। तो यहाँ पे हम 2 भर सकते हैं, मगर 2 नहीं 1 भरेंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस तरह से भरा जाता है। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, अब हम इसी तरह से अफबाउ नियम के अनुसार जल्दी जल्दी इसको लिख ले रहे हैं फटाफट। आप देखते रहिए अफबाउ नियम को भी साथ में। 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 हो जाएगा। ये 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद आप तीर देखिए अफबाउ नियम में, यहाँ पे 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 2 12, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अफबाउ नियम में आप देखेंगे 3s के बाद तीर आपकी जा रही है 3p के तरफ, तो 3p हमने लिख दिया। 12 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देंगे, 13 हो गया। अब यहाँ p में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे p में 1 आया। 14 इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट में p में 2 आएगा। 15 है तो लास्ट में p में 3 आएगा। तो इस तरह से हम भरेंगे। ठीक है, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p2। यहाँ पे फास्फोरस में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ 16 सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहाँ क्लोरीन में ऐसे भरेंगे 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p5। आर्गन में देखेंगे 1s2 2s2 2p6 यहाँ 3s2 3p6। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं p ऑर्बिटल में। 1 2 3 4 6 तक हमने भर लिया। यहाँ पे चेक कर लीजिए कि सही भर रहे हैं या नहीं। 18 इलेक्ट्रॉन भरने थे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन थे हमने भर दिए, यानी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने सही लिखा है। पोटेशियम का देखिए आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद टोटल 19 है। 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 भरने हैं टोटल 19। यानी कि आप अफबाउ नियम में देखेंगे 3p के बाद आपकी जो तीर है वो किस में जा रही है, 4s में जा रही है। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे 4s, ठीक है। और 4s में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे। आप अफबाउ नियम को अगर और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 3p के बाद 4s है और 4s के बाद क्या लिखा हुआ है, 3d लिखा हुआ है। 3d यानी कि 3 वाले सेक्शन में अभी देखिए 3d भी बचा है, मगर अफबाउ नियम में तो p के बाद 4s आ गया, तो हमें इलेक्ट्रॉन 4s में ही भरना है, ठीक है। लेकिन 3p में अभी वापस आएंगे हम जब आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, तो 2 2 4 और 6 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19 इलेक्ट्रॉन इस तरह लिख दिए। अब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 और 4s2। देखिए 2 2 4 2 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। कैल्शियम का इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि ये एलिमेंट आवर्त सारणी में कहाँ पर रखे हुए हैं। तो आप सबसे लास्ट वाले जो नंबर है उसमें देखेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है सबसे बड़ा नंबर है 1 2 3 4 5 6, जो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है वही उसका आवर्त है, यानी ये तीसरे आवर्त में रखा हुआ है। यानी सबसे लास्ट में जो नंबर है, ये सबसे लास्ट में देखेंगे नंबर, ये चौथे आवर्त में है। सबसे लास्ट वाला जो नंबर होगा 1 2 3 4 वो बताएगा कि वो किस आवर्त में रखा हुआ है। और उसके बाद उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में जो भी लिखा हो s p d या f ऑर्बिटल, तो जो ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो उस ऑर्बिटल का एलिमेंट होता है। सबसे लास्ट में यहाँ s में भरा गया है तो ये s ऑर्बिटल का होगा, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये सब p ऑर्बिटल के, और ये होगा s ऑर्बिटल नहीं। जब आवर्त सारणी की बात करेंगे तब ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक या f ब्लॉक। यानी s ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये सब p ब्लॉक के एलिमेंट हैं। लास्ट में p में इलेक्ट्रॉन भरा गया, ये p ब्लॉक के एलिमेंट हैं और तीसरे आवर्त में रखे हैं। और वर्ग चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जो जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही बताते हैं कि कितने वर्ग में रखा है। ये s ब्लॉक के पहले वर्ग में, s ब्लॉक के दूसरे वर्ग में, p ब्लॉक के पहले वर्ग में, p ब्लॉक के दूसरे वर्ग, तीसरे वर्ग, चौथे, पांचवें, छठे वर्ग में यहाँ तक है। उसके बाद ये s ब्लॉक के पहले वर्ग में, चौथे आवर्त में रखा है। जो नंबर है पहला बड़ा नंबर होता है लास्ट में, वो आवर्त बताता है। s p d ये ब्लॉक बताता है किस ब्लॉक में रखा है, और इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि वो किस वर्ग में रखा हुआ है। अब हम इसकी चेक करेंगे इसकी संयोजकता कितनी है। संयोजकता चेक करने के लिए लास्ट में अगर 1 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी संयोजकता होती है। 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 संयोजकता हो गई इसकी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। इसमें लास्ट में देखिए 3 में पूरे में सारे इलेक्ट्रॉन गिनिए, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। सिलिकॉन में देखिए पूरे में 2, तीसरे वाले आवर्त में जितने भी इलेक्ट्रॉन है 2 2 4, यानी कि इसकी संयोजकता 4 होगी। इसकी फास्फोरस की चेक करेंगे आप, 2 और 3 5,
1 2 3 4 तक है तो 4 1 संयोजकता, 2 संयोजकता, 3 या 4 होगी। लेकिन अगर 5 6 7 या 8 है तो 8 माइनस वो नंबर करेंगे तो जो आएगा उसकी उस संयोजकता वो हो जाएगी। इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 5 3, यानी कि फास्फोरस की संयोजकता 3 हो गई। सल्फर की आप देखें तो 2 और 4 6, 8 माइनस 6 करिए तो कितना आया 2, यानी सल्फर की संयोजकता 2 हो गई। क्लोरीन की चेक करिए 2 और 5 7 है लास्ट में इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7 करिए तो 1 हो गई, यानी क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई। आर्गन की आप चेक करेंगे तो लास्ट में यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए आर्गन जो है, आर्गन में देखिए लास्ट में कितने हैं 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है आर्गन में लास्ट में। तो आप क्या करेंगे 8 माइनस 8 करेंगे तो कितना आया 0, यानी कि आर्गन की संयोजकता 0 होगी। फिर पोटेशियम की आपके चेक करेंगे तो लास्ट में आप देखिए लिखा हुआ है 4s1, यानी 1 है, यानी इसकी संयोजकता 1 होगी पोटेशियम की। कैल्शियम में आप देखिए लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होगी। इस तरह से आपने देख लिया कि ये एलिमेंट आवर्त सारणी में कहां पर रखे हुए हैं और इसकी संयोजकता क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब आपके सामने परमाणु क्रमांक 21 से लेके परमाणु क्रमांक 30 तक के एलिमेंट हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखा जाता है ये भी देख लीजिए। और इसमें आपको कुछ नई चीज देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जो आपने 1 से लेके 20 तक परमाणु क्रमांक में नहीं देखा है। तो इसलिए आपको ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है। ठीक है, तो अफबाउ नियम के अनुसार पहले हम लिखेंगे इसका 1s2 2s2 2p6, यहाँ लिखेंगे 3s2 3p6 4s। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 2 6 10 हो गए, 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20, तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, मगर टोटल 21 है। और अफबाउ नियम में आप देखेंगे कि 4s के बाद फिर जाता है किसमें 3d में जाता है। तो 3d अगर आपका मन है तो यहाँ पर 3d लिखिए, या फिर अगर आपका मन है कि नहीं भैया हम 3 जो है वो यही 3 वाले नंबर के साथ में लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 3d, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहीं पे लिख सकते हैं आप। यहीं पर लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी कि 1 है, फिर 2 नंबर है, फिर 3 है, फिर 4 है, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझने में भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, 10 12 6 18 18 2 20 20 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, टोटल 21 है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो 21वां है वो जाएगा किसमें डी में जाएगा। तो इस तरह से डी में आप लिख देंगे। ठीक है, अफबाउ नियम में 4s के बाद 3d में जा रहा है तो 3d में आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे भरेंगे इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, फिर यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। यहाँ पे क्रोमियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यहाँ पर आपको जो देखने वाली बात है, यहाँ पर हमें लिखना क्या चाहिए 3d4 लिखना चाहिए, मगर ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए समझा रहा हूँ, ये जो यहाँ पर ये लिखा ये हम सही लिखते आ रहे हैं, सही है। यहाँ 3d1 3d2 3d3 3d4 यही होना चाहिए अफबाउ नियम के अनुसार, मगर मैंने आपको पहले वीडियो में जो समझाया था इसका डी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कमरे इसके आपको सिखाए थे पहले मैंने। ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में 5 कमरे होते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कमरे होते हैं। लेकिन जब 4 इसमें जब चौथा नंबर जब आता है तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 ना लिख के 5 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन आप डी ऑर्बिटल में कैसे भरेंगे ये केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, 4 भर दिया। अब केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, तब ये आधा भर जाता। और मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो में कि कोई भी ऑर्बिटल या तो आधा भरा हो या फिर पूरा भरा हो तो वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसलिए
ये लिखना तो चाहिए अफबाउ नियम के अनुसार, ये हमने सही लिखा है यहाँ पर, मगर यहाँ पे 4 की जगह 5 आएगा। कैसे? ये जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये अगल बगल के पड़ोसी हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो कहेगा ठीक है भाई, हम लोग ऐसा अगर साझा कर ले, आदान प्रदान कुछ कर ले इलेक्ट्रॉनों का, तो हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए अगर आप गिनिए तो यहाँ 4 थे, यहाँ 2 थे, 4 और 2 6, अभी यहाँ 5 और 1 6, अभी भी 6 ही है। लेकिन ये कंडीशन इसलिए ऐसी होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो अपने बगल वाले से, अपने आगे वाले से ले लेता है, आगे वाले से लेके ये पूरा कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तब ये स्थायी हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। यही चीज मैंने आपको समझाने के लिए शुरू में ये चीज समझाई थी, और यही समझाने के लिए मैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके भी लिख रहा हूँ, नहीं तो 20 तक भी आपको समझा देता, आपका काम चल जाता। ठीक है, तो 3d5 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब अगला वाला आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए मैग्नीज का, क्रोमियम का हमने लिख दिया, मैग्नीज का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 4s है और ये 3d5 था। यहां भी हम 5 ही लिखेंगे, यहाँ 4s1 है, यहाँ 4s2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक यहाँ भरा ही था, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे 3 के बाद 4 आना चाहिए, मगर नहीं आया, क्योंकि ये स्थायी बनने के लिए, स्टेबल बनने के लिए अपने बगल वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपने ऑर्बिटल को आधा कंप्लीट कर लिया, ताकि ये स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए। और ये यहाँ पे भी आधा ही रहेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम था, ये अभी भी स्थायी था, आधा भरा हो तो भी स्थायी है, पूरा भरा हो तो भी स्थायी है, स्टेबल है। तो यहाँ पे भी ये स्टेबल था, ये यहाँ पे 2 हो गए तो भी स्टेबल है। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिख दिया। अब फेरस यानी कि आयरन का देखिए आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब यहाँ पे देखिए 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, अब ये स्टेबल नहीं है, मगर अब मजबूरी है, अब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे थोड़ी देगा, आधा भरा हो या पूरा भरा हो तो ठीक है, लेकिन अब तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, 5 5 फिर यहाँ 6, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया। अब यहाँ देखिए कोबाल्ट का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसी तरह भरते जाएंगे हम, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 हो गया। उसके बाद कॉपर का देखिए आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे 3d कितना 9 आना चाहिए, मगर 9 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ 10 आ जाएगा। क्यों यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आना चाहिए मगर 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर आधा भरा होता तो भी स्थायी है, और पूरा भरा होगा तो वो भी स्थायी होगा, स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ 9 आना चाहिए मगर नहीं आएगा। बगल वाले से कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएं और मैं स्थायी हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं और सुकून से अपने घर में रह सकूं। तो कहेगा ठीक है भाई, तुम भी स्टेबल हो जाओ और मेरे पास 1 रहेगा तो भी मैं स्टेबल हो जाऊंगा। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 इसने बगल वाले से उधार ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, यहाँ पे 10 ही रहेगा और यहाँ 4s2 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो इस तरह से जिंक का हम चेक कर ले रहे हैं, सही लिखा है कि नहीं। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 10 28 28 2 30, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सही से लिखा है। और आपको समझ में भी बात आ गई होगी यहाँ पर कि 5 5 कैसे हो गया, यहाँ 10 कैसे हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से ये आवर्त सारणी में कहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है, बड़ा नंबर 4 है सभी में, इसका मतलब ये चौथे आवर्त में रखा हुआ है। लास्ट में सबसे, जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरा जाता है वो उसी ऑर्बिटल का उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है।
यानी कि लास्ट में देखिए है तो 4 नंबर, ये चौथे आवर्त का है, ठीक है, लेकिन एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में डी में भरा था, यानी कि ये डी ब्लॉक के पहले वर्ग में रखा है। यहाँ पे भी डी में सबसे लास्ट में भरा था, तो ये डी ब्लॉक के दूसरे वर्ग में है, लेकिन आवर्त चौथा है। जो बेड़ी लाइन है, बेड़ी वाली, वो चौथे आवर्त में है, और खड़ी लाइनों में डी ब्लॉक में आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग में रखा है। तो इस तरह से आप वर्ग चेक कर सकते हैं। ये आपने देख ली। अब हम यहाँ पे इसका भी देख लीजिए, ये चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डी ब्लॉक के तीसरे वर्ग में रखा हुआ है, लेकिन ये डी ब्लॉक के चौथे वर्ग में होना चाहिए, मगर ये 5 लिखा हुआ है। ये तो गड़बड़ बात हो गई। तो इसके लिए आप अपने दिमाग लगाकर ये समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको इधर वापस दिया है, अगर आप इसको उधर ही कर दीजिए तो यहाँ 4 आना चाहिए, तो ये चौथे ही वर्ग का है। और अगर आप दूसरी तरह से भी निकालना चाहें तो इन दोनों ही नंबर को जोड़ लीजिए। लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ये और ये 5, ये हो गए 6। यानी आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के 2 वर्ग होते हैं, और उसके बाद डी ब्लॉक के 10 वर्ग होते हैं, और पी ब्लॉक के 6 वर्ग होते हैं। 2, 10 और 6 मिला के 18 वर्ग इस तरह से होते हैं। तो दो वर्ग किसके होते हैं? एस के 2 और डी के में जितने इलेक्ट्रॉन है सब जोड़ लीजिए तो 6 आ गया। यानी कि आवर्त सारणी में 6वां वर्ग, एग्जैक्ट 6वां वर्ग जो है उसमें ये एलिमेंट रखा है। इस तरह से भी बता सकते हैं, या फिर आप अपने दिमाग से एक इलेक्ट्रॉन उधर करके समझ जाइए कि यहाँ पे 4 होता, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ पे 4 ही होता। यानी डी ब्लॉक के चौथे वर्ग में है और ये डी ब्लॉक के 5वें वर्ग में है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे डी ब्लॉक के 9वें वर्ग में है, या फिर एग्जैक्ट अगर आपको बताना है तो ये 10 और 1 जोड़ लीजिए, ये आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में और 11वें वर्ग में रखा है। 1 और 10 मिला के 11 हो गया, 11वें वर्ग में रखा है। और ये आवर्त सारणी में 12वें वर्ग में रखा है, 10 और 2 12, यानी आवर्त सारणी के 10वें वर्ग में रखा हुआ है। या फिर आप डी ब्लॉक में बताएं तो डी ब्लॉक के ये 10वें वर्ग में है, ये कंप्लीट ही है। ये डी ब्लॉक के 9वें वर्ग में होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है इधर से, इसलिए, नहीं तो यहाँ पे 9 होता। ये हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि यही स्थायी अवस्था होती है, यही स्टेबल कंडीशन होती है। तो अब आप समझ गए कि आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन। अब बात आती है कि इसकी संयोजकता क्या है। ये जो 10 एलिमेंट लिखे हुए हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में ही हमने लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा है, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, यानी अपनी संयोजकता बदल बदल के दिखाते हैं, यानी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जैसी जरूरत पड़ती है वैसा वैसा आता रहता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट संयोजकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आप याद कर लीजिएगा। ये स्कैंडियम से लेकर निकिल तक, परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 28 तक इसकी संयोजकता होती है। कितनी? 3 होती है, 3 होती है। उसके बाद टाइटेनियम से लेकर परमाणु क्रमांक जिंक तक, टाइटेनियम से लेकर जिंक तक, यानी परमाणु क्रमांक 22 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक इसकी संयोजकता 2-2-2-2 भी होती है। यानी कि आपने देख लिया इसकी 2 संयोजकता तो हमने बता दी, और ये दोनों ही संयोजकता इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इस्तेमाल होती है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके अलावा इनकी और भी संयोजकताएं होती हैं, तो उतना कुछ आप याद करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप वीडियो देखिए या फिर आप किताब में से याद करिए, आपको जैसी जरूरत पड़े। लेकिन अगर आप इन जितनी चीज मैंने बता दी है, ये परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 28 तक इसकी संयोजकता 3 है, और टाइटेनियम 22 से परमाणु क्रमांक से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक इसकी संयोजकता 2-2-2 भी होती है। इतनी चीज भी अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप इंटर तक आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर बृहद में जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो आप किताब में देखिए, किसी भी केमिस्ट्री की किताब को उठाकर, उसमें आपको बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं इन्हें निकालने के, उन सब तरीकों को देखिए और समझिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप बताना ना भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।